नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कानून सुधार का भी एक माध्यम है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि यहां अपराधी को भी अपने बचाव के लिए पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। दरअसल कोई भी सजा 4 सिद्धांतों पर निर्भर करती है। ये निवारक हो सकती है, भय पैदा कर दंडात्मक हो सकती है, साथ ही रक्षात्मक भी हो सकती है, ताकि किसी अपराध को रोका जा सके या अपराधी को सुधार कर उसके मानव चरित्र को मजबूत बनाया जा सके। क्षमादान के पीछे भी आखिरी सिद्धांत ही काम करता है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कोर्ट से दोषी के लिए मुकर्रर फांसी की सजा से बचने और उसे जीवनदान देने का मौका दिया जाए। सभी कोर्टों से दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद भी अपराधी अपने जीवन के लिए राष्ट्रपति के सामने दया की गुहार लगाता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो या तो दया याचिका खारिज कर दोषी को जीवन दान दे या उसे फांसी के फंदे पर लटकने के लिए याचिका खारिज कर दे। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी दोषी की सजा को पूरी तरह से या तो माफ कर सकता है या सजा की प्रकृति में ही बदलाव कर सकता है। राज्यों के राज्यपाल को भी इस मामले में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। आज विशेष में हम जानेंगे निर्भया मामले से जुड़ी दया याचिका की पूरी जानकारी। साथ ही आपको बताएंगे अनुच्छेद 72 में कितनी तरह के क्षमादान का जिक्र है और दया याचिका के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं विशेष की। हम अक्सर दया याचिका के बारे में सुनते रहते हैं। हाल फिलहाल में निर्भया केस के मामले में इस पर बहस भी हो रही है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के 4 दोषियों में से एक मुकेश कुमार की दया याचिका को 17 जनवरी को खारिज कर दिया। हमारे संविधान में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से राष्ट्रपति को कई शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और आपातकालीन शक्तियों के साथ ही राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। न्यायिक शक्तियों के तहत ही राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भी है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी दोषी की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है या सजा की प्रकृति को बदल सकता है। निर्भया बलात्कार मामले में दोषी 4 आरोपियों में से एक मुकेश कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका दायर की थी। राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को दया याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जनवरी की रात दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया। उसमें 5 अभियुक्त थे और एक ने सुसाइड कर लिया था, बाकी चारों कानूनी प्रक्रिया के थ्रू गुजरे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उनको ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया और मौत की सज़ा दी। हाई कोर्ट ने उस सज़ा को कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो स्पेशल लीव पिटीशन थी वो डिसमिस हुई, उनकी रिव्यू भी डिसमिस हुई और क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई, जिसे उपचार याचिका कहते हैं। और उसके बाद जब उनकी रिव्यू डिसमिस हुई थी तब भी उन्होंने एक मर्सी पिटीशन लगाई थी जिसको प्रेसिडेंट ने खारिज किया था और क्यूरेटिव पिटीशन के बाद भी एक मर्सी पिटीशन लगाई जो प्रेसिडेंट ने 4 दिन के अंदर उसको खारिज कर दिया। दोषी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मौत की सजा के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज करने के कुछ घंटों बाद 14 जनवरी को दया याचिका भेज दी थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 15 जनवरी को दया याचिका खारिज करने की घोषणा की और इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यकाल को भेज दिया। अगले 24 घंटे में इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया। गृह मंत्रालय ने 16 जनवरी को राष्ट्रपति के पास दया याचिका की फाइल भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की। मंत्रालय ने इसे खारिज करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश को दोहराया था। 4 दिनों के भीतर दया याचिका खारिज करने का फैसला अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 42 दिनों में दया याचिका की प्रक्रिया पूरी होने का रिकॉर्ड था। 42 दिनों का पिछला रिकॉर्ड 1996 में राजस्थान के किसान रामचंद्र की ओर से दायर दया याचिका पर था।
2012 में आतंकी अजमल कसाब की दया याचिका पर 54 दिनों में फैसला आया था। निर्भय केस में मर्सी पेटिशंस जो कन्विक्ट हैं उन्होंने राष्ट्रपति के सामने फाइल की और उनका विचार जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसके हिसाब से किया गया। उसमें पेटिशंस बहुत लेट फाइल की गई और एक पेटिशन ऐसी थी जिसमें थोड़ा समय लगा राष्ट्रपति के पास आने के बाद, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो राष्ट्रपति के पास आने के बाद में उसमें डिस्पोज ऑफ करने में अधिक समय नहीं लगा। एक बात मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगा कि मर्सी पेटिशन का जो राइट है ये कोई किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशन है। वो किन सर्कमस्टांसिस में एक्सरसाइज करेंगे और कैसे एक्सरसाइज करेंगे ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन उसको एक्सरसाइज करते हुए वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों चाहे स्टेट में गवर्नर हों। राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज हो जाने के बाद दोषी के पास फांसी से बचने का अंतिम रास्ता भी बंद हो जाता है। इस बीच निर्भया केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नए डेथ वारंट के अनुसार चारों दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस में चारों दोषियों के लिए 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी किया था, जहां हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, वहीं राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है। हालांकि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान की शक्ति हासिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे संविधान में मौत की सजा पा चुके अपराधियों को दया याचिका के जरिए जीवन दान पाने का अधिकार दिया गया है। दया याचिका पर फैसला लेने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के बारे में, कैसे मामलों में क्षमादान संभव है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। भारत के संविधान में अपराधी को कठोर दंड देने का प्रावधान है। आजीवन कारावास और फांसी की सजा जघन्य अपराध करने पर न्यायिक प्रणाली के तहत दी जाती है। फांसी की सजा या जघन्य अपराध में सजा मिलने पर देश के राष्ट्रपति के पास सजा माफ करने के लिए गुहार लगाने का अधिकार अपराधी के पास है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से क्षमादान की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिए ये गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेजी जाती है। देखिए, अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट के पास ये सारे अधिकार हैं और 161 जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, उसमें गवर्नर के पास है। ये बड़ा साफ है कि राष्ट्रपति जी जहाँ जहाँ मृत्युदंड है वहाँ सिर्फ क्षमा देना राष्ट्रपति का ही अधिकार है। कोर्ट मार्शल के केसेस में सिर्फ राष्ट्रपति को ही अधिकार है और वो सारे कानून जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं, जिनके तहत सज़ा मिली है, वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति हमारे संविधान में दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा यानी सजा का निलंबन, प्राण दंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकते हैं। जिन मामलों में राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं वो हैं संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में और मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति के मामले में। इन तीनों मामलों में न्यायालय द्वारा सजा के निर्धारण के बाद दया याचिका आखिरी विकल्प होती है। क्षमा करने की शक्ति के तहत राष्ट्रपति कई तरीके से अपराधी को राहत दे सकते हैं। कई तरह के क्षमादान अलग अलग परिस्थितियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान शक्तियां हैं वो हैं कम्यूटेशन यानी लघुकरण, जिसके तहत सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। रेमिशन यानी परिहार, जिसके तहत सजा की अवधि को बदलने का अधिकार है, जैसे 2 साल के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
क्षमादान शक्तियों में रेस्पाइट यानी विराम भी है, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। रिप्रीव यानी प्रविलंबन, जिसके तहत किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया शामिल है, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना। और आखिरी शक्ति है पार्डन यानी क्षमा, जिसमें पूर्णतः माफ कर देने का अधिकार है। इसका तकनीकी मतलब ये है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। मर्सी पेटिशन जो है वो किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। अक्सर ये एलिगेशन लगते हैं कि मर्सी पेटिशन को डिसाइड करने में सरकार ने बहुत अधिक समय ले लिया, और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं कि जहाँ बहुत अधिक समय लग जाता है वहाँ जो कॉन्विक्ट है उसके फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है। और ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ डिले होने की वजह से जो डेथ कॉन्विक्ट थे उनकी कन्विक्शन को जो है वो लाइफ टर्म में कन्वर्ट किया गया है। अगर राष्ट्रपति ने 4 दिनों के अंदर डिसीजन लिया है, और लेकिन अगर लेट डाउन प्रोसीजर फॉलो किया गया है, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है। और भविष्य में भी अगर इस तरह के केसेस आते हैं और वो समयबद्ध तरीके से लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर पूरे किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलने के बाद भी अपराधी के पास राहत पाने के लिए आखिरी विकल्प दया याचिका के तौर पर मौजूद है। दरअसल क्षमादान का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाना है। क्षमादान संदेहास्पद सजा के मामलों में भी मददगार साबित हो सकती है। इस तरह राष्ट्रपति को प्राप्त इस शक्ति के 2 रूप हैं। पहला, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। दूसरा, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझते हैं तो उसका बचाव करने के लिए। हालांकि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कैबिनेट के प्रस्ताव पर ही करते हैं। 1980 में मारू राम बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। क्षमादान पर फैसला राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से नहीं लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह बाध्यकारी है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जिसमें कोई ऐसा, क्योंकि ये एक जुडिशियल पावर नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने के पावर अधिकार जो हैं वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करने के अधिकारों से बिल्कुल अलग हैं। मैं इसके लिए आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा। 1962 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। एक नोवल ऑफिसर थे जिनका नाम था KM नानावती। उनकी सज़ा का कम्यूटेशन की बात आई थी। उनकी मेरिटोरियस सर्विस को देखते हुए और क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी उसको देखते हुए ऐसा समझा गया कि उनका एक ऐसा केस है जिसमें क्षमादान की याचिका के ऊपर जो है वो विचार किया जा सकता है, और उस पर विचार किया गया। भारतीय न्याय व्यवस्था में यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड की सजा दी है या निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है तो फिर सजा में सिर्फ राष्ट्रपति ही परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके लिए दया याचिका आखिरी रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास ही दायर करने का अधिकार दोषी के पास मौजूद है। जघन्य अपराध में कठोर सजा से बचने के लिए राज्यपाल के पास भी अपील की जा सकती है। आइए जानते हैं दया याचिका को लेकर राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं। दुनिया के कई देशों में दया याचिका का प्रावधान है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में सजा पाने वाले दोषियों को राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास दया याचिका भेजने का अधिकार दिया गया है। ये व्यवस्था पूरी कानूनी प्रक्रिया में मानवीय पहलू को जोड़ती है। दया याचिका का निपटारा करते वक्त राष्ट्रपति या राज्यपाल कानूनी पहलू से ज्यादा मामले की दूसरे बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। जिस तरह संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, उसी तरह संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।
राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं, उसके मुताबिक राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति को क्षमादान देने का शक्ति रखते हैं, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है और दंड अवधि को कम करना या दंड का स्वरूप बदल भी सकते हैं। अनुच्छेद 161 है हमारे संविधान का, उसमें गवर्नर साहब हैं जो राज्यपाल हैं, उनके पास उन सज़ाओं को जो राज्य सरकार के कानून के तहत दी गई हैं उनको ये क्षमा देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन मृत्युदंड की क्षमा वो नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते हैं, या केंद्र के कानून के तहत कोई सज़ा अगर दी जा रही है उसके तहत उनका कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके अलावा कई क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति की तरह ही है। प्रमुख रूप से राज्यपाल को राज्य विधि के विरुद्ध सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति मिली हुई है, जिसमें कम्यूटेशन यानी लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। रेमिशन यानी परिहार का अधिकार भी राज्यपाल के पास है, जिसके तहत राज्यपाल सजा की अवधि को बदल सकते हैं। राज्यपाल सजा को रिस्पाइट यानी विराम के तहत विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करने का अधिकार भी रखते हैं। राज्यपाल के पास रिप्रीव यानी प्रविलंबन के तहत दंड को कुछ समय के लिए टालने की शक्ति भी है, लेकिन राज्यपाल के पास पार्डन यानी पूर्णतः क्षमा के तहत मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं है। जो राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट की समाधान की शक्तियों से कम हैं। प्रेसिडेंट की समाधान की शक्तियां जो हैं वो इवन जब कोर्ट मार्शल किसी का हो जाता है उस केस में भी राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन और इसी तरह डेथ सेंटेंस जो है उसमें केवल राष्ट्रपति ही क्षमादान की याचिका को कंसिडर कर सकता है। इस तरह इन दोनों के लिए राज्यपाल के पास क्षमादान की अधिकार जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। राज्यपाल केवल उन्हीं प्रावधानों में इस शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जहां पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है। अगर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है, उन मामलों में अगर किसी को पनिशमेंट हुआ है तो राज्यपाल उस पर क्षमा यातना जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और कंसीडर करने के जो प्रिंसिपल हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं वही उसी तरह के अधिकार गवर्नर के पास भी हैं। राज्यपाल मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान नहीं दे सकते, चाहे वो राज्य विधि के विरुद्ध अपराध के लिए ही क्यों न दिया गया हो। मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल के अधिकार राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से सीमित होती है। इसके अलावा दो और रूपों में भी राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना में सीमित हैं। राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र से बाहर अन्य राज्य क्षेत्र से सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा, राज्यपाल कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल का बड़ा अधिकार क्षेत्र सीमित है, वो उन्हीं कानून के तहत जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं और वहाँ अगर सज़ा मिली है उन कानूनों के तहत वही कर सकते हैं। मृत्युदंड, कोर्ट मार्शल, इससे संबंधित उनका कोई अधिकार नहीं है, ना उनका कोई अधिकार केंद्र के जो कानून है उनके तहत जो सज़ा मिली है वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दया याचिका पर क्षमादान देने का अधिकार राज्यपाल के पास अपने राज्य के अपराधियों के संदर्भ में संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग भी बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारियों भरा है। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौजूदा वक्त में भारत की अलग अलग अदालतों ने सैकड़ों अपराधियों को फांसी की सजा मुकर्रर कर रखी है। इनमें से कई याचिकाएं राष्ट्रपति या गृह मंत्रालय के पास लंबित भी हैं। आइए जानते हैं अब तक मृत्यु दंड की सजा के लिए क्षमादान देने से जुड़े कुछ बड़े और अहम मामलों के बारे में, साथ ही फांसी के फंदे पर लटकने वाले कुछ और दोषियों के बारे में। मृत्यु दंड सबसे कठोर सजा है। कई देशों में इसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन कई मुल्कों ने इस सजा को दोबारा बहाल कर दिया। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी अपराधी को अपने बचाव के लिए हर स्तर पर न्यायालय और सरकार के सामने बचाव का पूरा अवसर है। उसे उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार है। उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होने पर
वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और वहां से भी याचिका खारिज होने के बाद वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास दया याचिका की गुहार लगा सकता है। क्षमादान को लेकर प्रख्यात अमेरिकी विधिवेत्ता ओलिवर वेंडेल होम्स ने कहा था कि आधुनिक लोकतंत्र में मौत की सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास और जीवन दान देने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। क्षमादान की याचिका की गई और उन पर विचार भी किया गया और ऐसे केसेस और भी हैं जिनमें क्षमादान की याचिका करके उसमें या तो डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया गया है और या उसको कम किया गया है। और ऐसा भी केस आया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि क्षमा याचना पर विचार करने में बहुत अधिक समय लग गया है, तो ये जो क्षमा याचना करता है उसके मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उसको उन्होंने डेथ सेंटेंस को लाइफ इन प्रिजन में भी कन्वर्ट किया है। अब तक क्षमादान से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें राष्ट्रपति ने दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा को माफ करके क्षमादान दिया है। 2005 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहले स्वामी की दया याचिका पर सकारात्मक रूप से विचार करना शुरू किया, जब उन्हें पता चला कि उसने जो हत्याएं की हैं उसका कोई गवाह नहीं है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मौत की सजा पाए दोषियों को क्षमादान देने के अपने अधिकार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड 30 लोगों को क्षमादान दिया। 22 साल अपनी मौत की सजा के लंबे इंतजार में 5 बार इसके करीब से लौटे गोविंद स्वामी की दया याचिका 3 बार ठुकराई गई। स्वामी को प्रतिभा पाटिल के क्षमादान के विशेषाधिकार का फायदा उठाने का मौका मिला। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के क्षमादान के विशेषाधिकार का फायदा उठाने वाला पहला व्यक्ति बना। 31 दिसंबर 2009 को जारी एक सरकारी आदेश के बाद उसे क्षमादान मिला। जून 2010 में उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र सिंह और नरेंद्र को क्षमादान दिया गया। हालांकि देश में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। 1994 में उन्होंने 5 लोगों के एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। साल 2011 में शोभित चमार को भी क्षमादान दिया गया। इसने बिहार के भभुआ जिले के निवासी एक जमींदार परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी थी। फरवरी 2012 में सुशील मुर्मू को फांसी की सजा से राहत मिल गई। राष्ट्रपति के पास उसकी दया याचिका को स्वीकार कर लिया गया और उसे क्षमादान दिया गया। सुशील मुर्मू एक बच्चे और अपने भाई की हत्या का दोषी था। सबसे पहला तो मोहम्मद अफजल कसाब का है, जिसकी क्षमा याचना रिजेक्ट करी थी। अफजल गुरु का है, मैं कुछ और भी एक आध आपको नाम बता देता हूँ। अफजल गुरु की रिजेक्ट हुई थी। एक धर्मपाल करके जिन्होंने 5 मर्डर किए थे, उनकी भी रिजेक्ट हुई थी। और एक साइमन थे, ज्ञान प्रकाश मदैया और बिलावेंद्र, 1983 में इन्होंने एक लैंडमाइन ब्लास्ट किया था जिसमें 22 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, तो वो रिजेक्ट किया गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2004 से 2013 के बीच भारत में 1303 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि इस दौरान केवल 3 लोगों को ही फांसी दी गई। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 2007 में 100, 2006 में 40, 2005 में 77, 2002 में 23, 2001 में 33 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन किसी भी दोषी को फांसी पर लटकाया नहीं गया। हाल के सालों में भारत में फांसी पर लटकाने के कम ही मामले सामने आए हैं। वहीं क्षमादान की याचिकाओं को खारिज करने के भी कई मामले हमारे सामने हैं, यानी कि दोषियों को मौत की सजा दे दी गई। अगस्त 2004 में बलात्कार और हत्या के दोषी धनंजय चटर्जी को कोलकाता में फांसी पर लटकाया गया। चटर्जी से पहले 1995 में सीरियल किलर ऑटो शंकर को फांसी दी गई। चटर्जी ने 14 साल की किशोरी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बलात्कार और हत्या के मामले में अभियुक्त धनंजय चटर्जी की क्षमादान याचिका ठुकरा दी। मुंबई पर 26 नवंबर के हमले के दौरान जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई। अजमल को पुणे के यरवडा जेल में 21 नवंबर 2012 को लटकाया गया।
इसके बाद संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 1993 में बम्बई बम धमाकों में दोषी याकूब मेनन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी गई थी। मुंबई में 12 मार्च 1993 को भीड़ से भरे 12 स्थानों पर हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।